मनी बिल एक ऐसा कंसेप्ट जो यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट कंसेप्ट है। चाहे आप 2023 की बात कीजिए, चाहे आप 2015 की बात कीजिए, 2018 की बात कीजिए, यूपीएससी ने मनी बिल को लेकर के सवाल अवश्य अवश्य किए हुए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुरोहित और आज के इस वीडियो में हम लोग मनी बिल, इसी के साथ में फाइनेंशियल बिल, हम लोग ऑलरेडी ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता है वो सीख चुके हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर हमने एक फाइनल प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका नाम है द फाइनल रिवीजन ऑफ पॉलिटी, और उस प्लेलिस्ट में बिल कैसे एक्ट बनता है ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। इसी के अलावा अगर आप लोग बाकी के भी पॉलिटी के कंसेप्ट अपने कवर करना चाहते हो तो डेफिनेटली उनको देख सकते हो। तो मैं आपको कह रहा था कि आज हम मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, अपार्ट फ्रॉम दैट जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, इनके कुछ डिटेल्स, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एक पेचीदा कंसेप्ट जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशान करता है, दैट इज एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कैसे इनको डिस्टिंग्विश करें और एग्जैक्टली इनके क्या डिटेल्स हैं जानेंगे आज के इस वीडियो में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये आपका कर्तव्य बनता है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। लाइक और कमेंट करना जरूरी है ताकि मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिलती रहे। और कमेंट में आप लोग मुझे ये भी बता सकते हो कि अगला वीडियो आपको किस मुद्दे पर चाहिए। बाकायदा बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियोस बनाए हैं जिसमें आप लोगों ने बताया कि आपको कौन से वीडियोस चाहिए और फिर मैंने उनको बनाया है। तो जरूर बताइएगा कमेंट में कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो फाइनल रिवीजन पॉलिटी में आप सभी का स्वागत है। इसमें मैंने आपको कहा जैसा कि 2023, 2015, 2018 ऐसे 2-3 सवाल तो मुझे कम से कम दिख रहे हैं मनी बिल को लेकर के। तो लेक्चर के एंड में एकदम देखेंगे कि आप लोग इसके इन सवालों के जवाब सही से दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मनी बिल्स को लेकर के कि एग्जैक्टली मनी बिल्स क्या होते हैं। मनी बिल आर्टिकल नंबर 110 में लिखा हुआ है। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 110। अगर इसको पूरा मैं लॉयर की भाषा में पढ़ने की कोशिश करूं तो अभी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, कुछ पहले कंसेप्ट आपको सिखा देता हूं। जैसे इसमें लिखा है बड़ा बड़ा कि मनी बिल किसको कहा जाए, कि इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्सेस, या बोरोइंग से डील करता हो, या फिर पेमेंट और विड्रॉवल ऑफ मनी इनटू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, या फिर और कोई एक्सपेंडिचर डिक्लेयर करना है आपको चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड, तो ये भी आपको नहीं समझेंगे। तो हम क्या करते हैं, मनी बिल पर वापस आएंगे, आर्टिकल नंबर 110 पर वापस आएंगे। चलिए सबसे पहले इसके कुछ बेसिक्स जो है वो कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट के जो फंड्स है उनको समझते हैं। तो जो गवर्नमेंट होती है उनके पास में फंड आता है। अब ये फंड कैसे आता है, ये फंड यूजुअली हम लोग टैक्स के फॉर्म में भरते हैं। देन गवर्नमेंट की खुद की भी रेवेन्यूज होती हैं। जैसे उन लोग जब स्पेक्ट्रम बेच रहे हैं तो उनको रेवेन्यू होने वाला है, उन लोग रेलवे चला रहे हैं उसमें उनको रेवेन्यू होने वाला है, उन लोग अलग अलग कंपनी चला रहे हैं उनसे उनको रेवेन्यू होगा। तो एक है हमारा टैक्स, दूसरा है उनको हमारी तरफ से मिलने वाला रेवेन्यू, और तीसरा है उन लोग खुद भी कभी कभी कोई लोन उठाते हैं, पैसा उठाते हैं। ये सब पैसा कहीं ना कहीं जा करके डिपॉजिट होना है और फिर उसी बैंक अकाउंट से हमको विड्रॉ भी करना है। तो जिस बैंक अकाउंट में हम लोग ये पूरे के पूरे फंड डालते हैं उसको हम लोग कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो देखिए, गवर्नमेंट का एक ऐसा अकाउंट जिसके अंदर में जैसे आपका एक कोई नॉर्मल बैंक अकाउंट हो सकता है जिसमें आप पैसे विड्रॉ करोगे और डिपॉजिट करोगे। बाय द वे, अगर आप संविधान की भाषा सीख रहे हो तो इसमें एक चीज समझ लीजिएगा, जब भी आपको खर्चा करना होता है यानी कि एक्सपेंडिचर करना होता है तो खर्च करने को यहां पर यूजुअली एप्रोप्रिएशन कहा जाता है। एप्रोप्रिएशन, तो अगर आप लोग ये टर्म सुनो कहीं पर भी कि एप्रोप्रिएट करना है मुझे, इसका सिंपल अनुमान लगाना कि बात हो रही है एक्सपेंडिचर करने की। अच्छा, जब भी आपको पैसा रेज करना है, ठीक है, यानी कि अगर आपको पैसा चाहिए या टैक्स के फॉर्म में पैसा चाहिए तो उसको हम लोग कहते हैं फाइनेंस करना, कि हम लोग जो है ये वाला पैसा फाइनेंस करना चाहते हैं। तो यूजुअली टैक्स के थ्रू आपको पैसा फाइनेंस होता है, या फिर आपका पैसा लोन के थ्रू फाइनेंस होता है, या फिर आपका पैसा मेजरली रेवेन्यूज के थ्रू फाइनेंस होता है। तो
हम लोग यहाँ पे विड्रॉवल एंड डिपॉजिट ऐसे टर्म्स नहीं यूज करते हैं। विड्रॉवल के लिए हम लोग एप्रोप्रिएशन बोलते हैं और डिपॉजिट के लिए हम लोग फाइनेंस बोल सकते हैं या फिर रेवेन्यू बोल सकते हो, रिसिप्ट बोल सकते हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 अकाउंट्स हैं। एक अकाउंट है, और ये अकाउंट्स कहां पर मेंशन्ड है, ध्यान रखिएगा, ये अकाउंट्स बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली मेंशन्ड है। आप अगर जा करके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 266 या आर्टिकल नंबर 267 पढ़ोगे, आप लोगों को ये आर्टिकल में बाकायदा ये तीनों जो फंड्स है उनका नाम आपको मिलेगा। तो सबसे पहले है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसके बाद में आता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, और उसके बाद में आता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब जैसा कि नाम बता रहा है, जो भी खर्चा आपका होना है वो कंसोलिडेटेड फंड में से होना है, और जो भी पैसा आपको आना है वो कंसोलिडेटेड फंड में आना है। तो सबसे पहले बात आती है ये कंसोलिडेटेड फंड है क्या। तो कंसोलिडेटेड फंड जो है वो एक ऐसा इनका अकाउंट है जिसके अंदर में सारी रिसिप्ट ऑफ मनी, ठीक है, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो लोन हो, या फिर वो रीपेमेंट ऑफ लोन हुआ हो, या फिर और कोई इनको टैक्स मिला हो, कुछ भी मिला हो, ये सब इनका इस अकाउंट में जाकर के डिपॉजिट होना है। तो जो भी पेमेंट आप करते हो इसके अंदर में, जो भी पेमेंट आप रिसीव करते हो, उसको आप रिसिप्ट को, जो भी आपकी क्रेडिट हुई है वो कंसोलिडेटेड फंड में होगी। अच्छा, इसमें से जो भी पेमेंट करोगे, जैसे कि लीगली ऑथोराइज पेमेंट। अच्छा, लीगली ऑथोराइज पेमेंट का क्या मतलब होता है, पैसे पर कंट्रोल एग्जीक्यूटिव का नहीं होना चाहिए, इसलिए पार्लियामेंट, मेजरली लोकसभा के पास में पैसे का कंट्रोल होता है। इसीलिए तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जिसको बजट कहा जाता है वो भी लाया जाता है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा इधर निकालना है या डालना है, इन दोनों चीजों के लिए आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल लगने वाला है। तो कोई भी 1 रुपए का खर्चा आप नहीं कर सकते हो, या 1 रुपए भी आप लोग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं डाल सकते जब तक आपको पार्लियामेंट ने नहीं कहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है कि नो मनी आउट ऑफ दिस फंड कैन बी अप्रोप्रिएटेड, मतलब खर्च किया, और इसके अंदर में डिपॉजिटेड। तो आपको अगर पैसा डालना भी है, निकालना भी है, जो भी करना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, इसको अगर ऑपरेट करना है तो आपको पार्लियामेंट की परमिशन लगेगी। इसीलिए हम लोग हर साल बजट लेकर के आते हैं, और बजट में हम लोग यही तो करते हैं, हम लोग डिमांड रखते हैं कि लोकसभा में बैठे हुए सारे मेंबर्स, आप लोग प्लीज इस डिमांड को अप्रूव कीजिए, इसको ग्रांट बनाइए ताकि मैं इसको खर्च कर सकूं, या फिर ये टैक्सेस में रेज करना चाहता हूं, इसके लिए आप लोग एक्सेप्टेंस दीजिए। देखिए हिस्ट्री है इसकी, पहले क्या होता था, किंग जो है उसके मन मर्जी में जैसे आता था वैसे टैक्स लगाता था, वैसे बोलता था कि आज इतना पैसा ना, आज उतना पैसा दो तुम। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो गलत है, आप लोग जो है वो अपने मन मर्जी से टैक्स का पैसा नहीं चार्ज कर सकते हो। तो पार्लियामेंट ने फिर सजेस्ट करना शुरू किया कि कितना पैसा आपको चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो वहां से इसकी हिस्ट्री निकल करके आती है, और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आपका बनता है। तो पार्लियामेंट का मेजर कंट्रोल किस कौन से अकाउंट पर होगा, तो याद रखना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑपरेटेड बाय होम, ऑपरेटेड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट विल अप्रूव यू कि आपको पैसे कैसे खर्च करने हैं और पैसे कैसे वापस से लाने हैं। देन कम्स पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट नाम से ही समझ में आ रहा है कि व्हाट इज पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट का मतलब जो है वो, पब्लिक अकाउंट का मतलब है कि जो भी पब्लिक का पैसा है वो इस अकाउंट में रखा जाएगा, जो भी पब्लिक का पैसा है वो इस अकाउंट में रखा जाएगा। पब्लिक का पैसा कौन सा होता है, पब्लिक का पैसा मतलब हम लोग प्रोविडेंट फंड भरते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में हम लोग कुछ पैसा जमा कर रहे हैं, ये पब्लिक का पैसा। तो देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट का पैसा है, जो आपने टैक्स का पैसा दिया वो गवर्नमेंट का ही रहने वाला है। पब्लिक अकाउंट में पैसा पब्लिक का है, जैसे मेरी बेटी है काशी, उसके लिए मैंने सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे डाले हुए हैं, ये पैसे मेरे हैं, लेकिन मैंने किसको दिए हुए संभालने के लिए, गवर्नमेंट को दिए। तो गवर्नमेंट के पैसे हुए क्या, नहीं, पैसा किसका है, पब्लिक का है। तो उसके लिए जो इन्होंने अकाउंट बनाया उसको कहते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो चाहे वो आपके प्रोविडेंट फंड के डिपॉजिट्स हो, जुडिशियल डिपॉजिट्स हो, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स हो, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट हो, या और कोई रेमिटेंसेस हो, ये सभी जिस खाते में जाएंगे उसको पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया कहते हैं। और इसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं नेसेसरी होता है, इसको एग्जीक्यूटिव के एक्शन से ऑपरेट किया जा सकता है। तो एग्जीक्यूटिव डिसाइड करता है कि फिर इस पैसे को हम लोग रोड बनाने में खर्च करें, रेलवेज में खर्च करें, एविएशन में खर्च करें, या और कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए खर्च करें। तो नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नीडेड फॉर द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया।
देन कम्स एक और प्रोविजन, मैंने आपको बताया आर्टिकल नंबर 267 एक और प्रोविजन बनाती है, दैट इज कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया किस लिए बनाया आपने? देखिए होता क्या है कि अगर कोई एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाती है तो उस इमरजेंसी फंड को तो आपको रखना पड़ेगा ना। मान लीजिए सडन कहीं तो डिजास्टर हो गया है, सडन कोई तो प्रॉब्लम अराइज हो गई है एंड यू डोंट हैव फंड, तो वो पैसा कहीं ना कहीं डालना होगा। और तब आप लोगों की अगर ये सडन सिचुएशन आती है, कंटिंजेंसी आती है, कंटिंजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी, अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आती है और उस वक्त आप लोग पार्लियामेंट में जाकर के अप्रूवल लेते रहोगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा हुआ है कि पार्लियामेंट, अगर आप चाहो तो आप एक ऐसा अकाउंट बना सकते हो और उस अकाउंट में आप जितना चाहो उतना पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, जिसको आप इमीडिएटली कभी अर्जेंसी में यूज कर सको। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर पार्लियामेंट ने 1950 में ही सबसे पहले इन्होंने एक एक्ट बनाया जिसका नाम है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950। और ये कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 के थ्रू हम लोगों ने ये क्या कहते हैं एक फंड बनाया और इस फंड के अंदर में पैसे रखते हैं। पहले इसके अंदर में सिर्फ 50 करोड़ हुआ करते थे, अब ये लगभग अमाउंट जो है 500 करोड़ का है। अब इस अमाउंट को भी बढ़ाने की बात बीच में चल रही थी कि इसको 30,000 करोड़ तक कर देना चाहिए। तो ये प्रेसिडेंट के नाम में फाइनेंस सेक्रेटरी संभालते हैं, तो प्रेसिडेंट जो है इसको खर्च करते हैं अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए या अनफोर्सिन सिचुएशन के लिए। तो ये आपका हो गया कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो मोटा मोटी गाइस जो हमको 3 अकाउंट्स देखने थे वो आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इट इज प्योरली ऑपरेटेड बाय पार्लियामेंट। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये दोनों भी पार्लियामेंट ऑपरेट नहीं करते हैं, रादर इसको कौन ऑपरेट करता है, इसको एग्जीक्यूटिव ऑपरेट करता है। ये चीज को बहुत अच्छे से समझना होगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये पैसा पब्लिक का है, गवर्नमेंट का नहीं है, और ये वाला कंटिंजेंसी के लिए देके रखा है, तो इमरजेंसी में एग्जीक्यूटिव जब अपनी चाहे मर्जी से इसको यूज करता है। सर व्हाट इफ 500 करोड़ यूज हो जाए, तो इसको रिप्लेनिश किया जाता है, पार्लियामेंट फिर वापस से अप्रूवल देती है कि इस पैसे को भरा जाए करके, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 फंड, बट इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई फंड है तो वो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, क्योंकि सारा मोटा मोटी पैसा जो है यहीं पड़ा है। अब इसमें होने वाले जो एक्सपेंडिचर्स है उनको हम लोग 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर में होने वाले जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसको 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। ये टर्म्स बाकायदा टेक्निकल है और इनको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए। पहला जो टर्म है उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और सेकंड है एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो फर्क कहां है? फर्क है, एक आपका फंड कह रहा है या एक आपका एक्सपेंडिचर कह रहा है कि इट इज चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और दूसरा आपका कह रहा है कि इट इज मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फर्क क्या है? फर्क मोटा मोटी ये है कि जो एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन होता है इट इज नॉन वोटेबल, इस पर पार्लियामेंट कभी वोट नहीं करती है, ये पैसा सीधा मांग लिया जाता है कि हमको 30,000 करोड़ रुपए इस चीज के लिए चाहिए, दे दीजिए। इसमें पार्लियामेंट में छोटा मोटा डिस्कशन हो सकता है कि इतना क्यों चाहिए वगैरह, लेकिन आपने 30,000 करोड़ मांगे हैं तो आपको उतने देने ही पड़ेंगे। वही जो एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है ये पार्लियामेंट में वोटेबल होता है। तो दिस इज नॉन वोटेबल फंड, दिस इज वोटेबल फंड। इसके ऊपर में भी डिस्कशन हो सकता है, इसके ऊपर भी डिस्कशन हो सकता है। तो मेजर फर्क है कि पार्लियामेंट इसको वोट नहीं कर सकती और इसमें वोट कर सकती है। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मेरा ये एक स्टूडेंट है हितेश, उसने ही सबसे पहले मुझसे ये वाला डाउट पूछा था कि सर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। उसने कमेंट बॉक्स में लिखा था, तो मैंने हितेश का ही एग्जाम्पल ले लिया। तो हितेश जो है मान लीजिए दिल्ली में यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए जाता है, और यूपीएससी में जब पढ़ाई करने के लिए जाता है तो उसके 2 टाइप के एक्सपेंसेस हैं जो वो अपने फादर से मांगता है। कौन कौन से एक्सपेंसेस? तो एक है भाई रूम रेंट, दूसरा है खाना है, फिर लाइब्रेरी 3,000 है, और बुक्स एंड नोट्स वगैरह उसको चाहिए, उसका 2,000 है। लगभग उसका एक कंपलसरी खर्चा, मतलब आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी 20,000 का खर्चा उसका होने ही वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके पास में कुछ ऑप्शनल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ऑप्शनल एक्सपेंडिचर मतलब क्या कि कभी मूवी जाना है उसके 2,000 रुपए, उसको नए शूज चाहिए उसके 5,000 रुपए, उसको एक आईपैड चाहिए उसके 40,000 मांग रहा है, और कभी इधर उधर घूमने के लिए उसको 2,000 रुपए चाहिए। तो इस तरीके से मान लीजिए किसी एक मंथ में अगर वो 45 और 49 मतलब 49,000 रुपीज अगर मंगाता है, तो इसके फादर या इसके जो पेरेंट है, मदर है, तो क्या इन लोग ये अप्रूवल देंगे? आंसर इज इट एंटायरली डिपेंड्स। देखिए ये कंपलसरी एक्सपेंडिचर है,
अगर हितेश पढ़ाई करना चाहता है तो इनके पेरेंट्स को ये वाला पैसा देना ही पड़ेगा। दे डोंट गेट एनी वोटिंग पावर हियर कि हम लोग आपको पैसा ये वाला नहीं देंगे। दीज आर कंपल्सरी एक्सपेंडिचर सो दैट हितेश कैन स्टडी प्रॉपरली इन दिल्ली। बट ये वाले जो है वो ऑप्शनल एक्सपेंडिचर्स हैं, यानी कि मूवी नहीं देखा तो भी चलेगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा, लेकिन नहीं देखा तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आईपैड अभी मत लो, या फिर आईपैड की जगह पर आप सैमसंग का पैड क्यों नहीं ले लेते हो, उससे आपके 40,000 रुपए बच जाएंगे। तो यहां पर पेरेंट्स को वोटिंग पावर मिलती है, दे कैन से कि ये वाला खर्चा आप करो और ये वाला खर्चा आप मत करो, ऐसी। तो बस उसी तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि कुछ खर्चे जो आपके अनअवॉइडेबल है उनको हम लोग कहेंगे एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और जिनको पार्लियामेंट वोट करके कहती है कि आप मत करो या आप कर सकते हो, उसको हम लोग कहेंगे एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये बहुत ज्यादा अच्छे से समझने की जरूरत है, अदरवाइज आगे के कंसेप्ट नहीं समझेंगे। अच्छा सर, अब ऐसे कौन से फंड है जो एक्सपेंडिचर चार्ज, या ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं जो एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं? तो उसके लिए आपको देखना होगा आर्टिकल नंबर 112। आर्टिकल नंबर 112 आपको बताता है कि कौन कौन से खर्चे एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन है। तो एक थंब रूल आप लोग हमेशा याद रखिए, जिन जिन बॉडीज का हम इंडिपेंडेंस रखना चाहते हैं, उनकी इम्पार्शलिटी इंश्योर करना चाहते हैं, उन सभी बॉडीज का खर्चा चार्ज अपॉन रखोगे, मतलब पार्लियामेंट उस पर वोट नहीं कर पाएगी। कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं इम्पार्शलिटी एंड इंडिपेंडेंस के लिए? सीधी सी बात है, प्रेसिडेंट के जितने भी खर्चे हैं वो क्या होने चाहिए, वो सारे के सारे खर्चे चार्ज अपॉन होने चाहिए, यानी कि नॉन वोटेबल। सिमिलरली लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, इनके खर्चे, ताकि वो इंडिपेंडेंट रहे, उनको जितना खर्चा मिलना चाहिए वो एकदम एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी अलावेंस और उनका पेंशन चार्ज है कि वोटेबल ही नहीं है। हाई कोर्ट के पेंशन, देखिए ध्यान रखिए, हाई कोर्ट का पेंशन चार्ज है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर, लेकिन उनकी सैलरी और अलावेंसेस जो होंगे वो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज होंगे। ठीक है। फिर आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूपीएससी के मेंबर्स हैं, उसके चेयरपर्सन हैं। अच्छा, अब इनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होगा, क्योंकि इन लोगों को स्टेशनरी लगेगी और कुछ लगेगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए जो पैसा लगेगा वो भी चार्ज है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात करो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करो या यूपीएससी की बात करो। फिर भारत ने जो भी लोन लिया हुआ है, उस लोन को रीपे करने के लिए जो भी आप अमाउंट दे रहे हो, डेट चार्जेस जो भी पे कर रहे हो, वो आपको, मतलब उस पर वोटिंग नहीं होगी। अगर गवर्नमेंट बोलती है कि हम इतना लोन रीपे करने वाले हैं तो करना ही पड़ेगा, पार्लियामेंट के पास में उसमें ज्यादा ऑप्शन नहीं है। एंड देन और भी अगर कोई सम चाहिए जो किसी जजमेंट या डिग्री ऑफ कोर्ट को आपको एनफोर्स करना है उसके लिए, और पार्लियामेंट के पास में ये पावर है कि किसी और एक्सपेंडिचर को भी आप एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कर सकते हो टू मेंटेन द इम्पार्शलिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। तो जब जब आप लोग सुनोगे कि एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसका मतलब है कि यू आर ट्राइंग टू इंश्योर इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शलिटी ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। तो गाइज आई होप आपको यहां पर ये दोनों कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गए कि ये क्या है। तो हमने 3 फंड्स देखे और हमने ये 2 अलग अलग कंसेप्ट देखे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मनी बिल की तरफ में वापस से रुक करते हैं, ताकि अब आपको मनी बिल ढंग से समझ में आए। अब हम लोग अगर मनी बिल देखें तो वापस चलते हैं आर्टिकल नंबर 110 पर। तो आर्टिकल नंबर 110 डिफाइन करता है कि कौन से बिल को मनी बिल कहा जाएगा। आपके सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ पे राइट में लिखे हुए हैं, बट अगर आप लोग आर्टिकल पढ़ना चाहते हो तो आर्टिकल भी पढ़ो। ये कहता है कि अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स A to G। तो A to G के अंदर में जो जो प्रोविजंस आ रही है उसके रिगार्ड में अगर कोई बिल आप लेकर के आते हो उसको मनी बिल कहा जाएगा, यूजुअली पैसे रिलेटेड बिल। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, आप टैक्स को या तो इम्पोज कर रहे हो, एबॉलिश कर रहे हो, रेमिशन कर रहे हो या अल्ट्रेशन कर रहे हो, या फिर आप जो है वो बोरोइंग कर रहे हो ऑफ मनी बाय गिविंग गारंटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगेन उसके अंदर में कुछ अमेंडमेंट करनी है और कुछ करना है, वो इसमें हो गया। फिर अगर आप कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड सबको पता है, कंटिजेंसी फंड सबको पता है,
द पेमेंट ऑफ मनी इनटू और द विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम सच फंड। क्या बोल रहे हो आप, पेमेंट करना है या फिर विड्रॉवल करना है फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड से या कंटिजेंसी फंड से, उसकी बात हो गई। एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, उसमें से खर्चा कर रहे हो। डिक्लेयरिंग ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसके लिए भी अगर आप कोई बिल लेकर के आ रहे हो तो उसको मनी बिल कहोगे। एंड द रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, और कस्टडी और इश्यू ऑफ सच मनी और ऑडिट ऑफ सच अकाउंट। तो ये सब चीजों के लिए जो बिल आप लेकर के आओगे तो उसको आप कहोगे मनी बिल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक मनी बिल का एग्जाम्पल बताऊं तो देखिए, जब हम लोग बजट लेकर के आते हैं, दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आते हैं, तो उसमें हम लोग एक अप्रोप्रिएशन बिल लेकर के आते हैं जिसके अंदर में लिखा होता है कि कौन कौन सा खर्चा कर रहे हैं। तो जो 2022 में 2023 में हम लोग लेकर के आए होंगे वो एक मनी बिल का एग्जाम्पल है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये क्या करता है, अगेन मनी से डील करता है कि हमारे पास में कैसे पैसे जाएंगे, तुम्हारे पास में कैसे पैसे जाएंगे, और अगेन किसको क्या फाइन लगेगा, ये सब इसको मनी बिल के तौर पे लेकर के आए थे। फिर जीएसटी में, तो जीएसटी का आप क्या अमेंडमेंट कर रहे हो, जीएसटी बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, इसके रिगार्ड में जो बिल लेकर के आए थे दैट वाज आल्सो मनी बिल। तो मनी बिल के एग्जांपल्स आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गए होंगे कि क्या है, कि टैक्स है, बोरोविंग है, पेमेंट और विड्रॉवल ऑफ मनी है, डिक्लेयरिंग एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, या फिर इनकी कस्टडी जो है वो कहीं तो आपको देनी है, उसके लिए हम लोग उसको मनी बिल कहेंगे। अब इन प्रोविजन को लेकर के जो बिल लाए हो उसको आपने मनी बिल कह तो दिया, लेकिन मनी बिल की ऐसी कोई खास बात है क्या? बिल्कुल है। आप लोगों को याद होगा मैंने आपको कहा था कि बिल्स जो हैं वो मेजरली 4 टाइप के होते हैं। एक जिसको आप कहोगे ऑर्डिनरी बिल, इसको कैसे पास करते हैं वो हमने सीख लिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसको कैसे पास करते हैं वो भी हमने देख लिया है। और आज हमारे 2 बिल जो बचे हैं वो एक है फाइनेंस बिल और दूसरा जो हमारा बचता है वो है मनी बिल। तो अभी हम लोग मनी बिल देखेंगे। तो मनी बिल की क्या खास बात है? तो मनी बिल की सबसे पहली खास बात है कि इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में ही ला सकते हो, इट कैन नॉट बी ब्रॉट इनटू राज्यसभा। ये बाकी के सारे बिल, चाहे ऑर्डिनरी बिल हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो या फिर फाइनेंशियल बिल हो, ये सब लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी लाए जा सकते हैं। उसमें और का ऑप्शन होता है, मनी बिल में ये ऑप्शन आपको नहीं होता है। इसमें देयर इज ओनली वन ऑप्शन, दैट इज लोकसभा में ही लाया जाएगा, ओनली वन ऑप्शन। ठीक है, लोकसभा में लाने के बाद में, इसको लाने के पहले में भी प्रेसिडेंट से पहले आप लोगों को इसका रिकमेंडेशन लेना होता है कि प्रेसिडेंट साहब हम इसको बिल को हम लेकर के आ रहे हैं। तो पहली प्रोसेस क्या है, लोकसभा में ही लाना है। दूसरा है कि प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेकर के आना है। तो ये 2 कंपल्शन है, क्या है, लोकसभा में ही लाओ और रिकमेंडेशन आपको लेना होगा। ठीक है, फिर आता है एवरी सच बिल इज कंसिडर्ड अ गवर्नमेंट बिल, ध्यान रखिएगा, और इसको इंट्रोड्यूस भी सिर्फ और सिर्फ एक मिनिस्टर ही कर सकता है। ठीक है, ये बिल मिनिस्टर ही ला सकता है और इसको गवर्नमेंट बिल कंसिडर किया जाएगा। फिर उसके बाद में इसको राज्यसभा भेजा जाएगा, और राज्यसभा में अगर आप भेजते हो, राज्यसभा के पास में कोई ज्यादा पावर नहीं है। राज्यसभा इस पर सिर्फ डिस्कशन कर सकता है और उसको 14 दिनों के अंदर अंदर इसको रिटर्न करना होगा। राज्यसभा कैन नॉट अमेंड द बिल, राज्यसभा इसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ देख सकता है। वो बोल रहे कि भाई ये देखो हमने ये खर्चा करने वाला है, वो बोले देख, हाँ ठीक है देख लिया, और कुछ नहीं। तो बजट की पावर लोकसभा के पास में ही है, राज्यसभा के पास में कुछ भी पावर नहीं होती, इसको ध्यान रखिए। इसीलिए मनी बिल के लिए यही किस्सा है कि आफ्टर द पासेज बाय लोकसभा ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा, राज्यसभा इसका कंसिडरेशन करता है, बट इट कैन नॉट रिजेक्ट द बिल और अमेंड द बिल, और सिर्फ रिकमेंडेशन छोटे मोटे प्रोवाइड कर सकता है, वो भी 14 दिनों के अंदर देने हैं। अगर आप 14 दिनों के अंदर नहीं देते हो तो इट वुड बी कंसिडर्ड कि इस बिल को पास कर दिया गया है। और फिर आपने जो भी रिकमेंडेशंस दिए हैं वो वापस से लोकसभा के पास में आएंगे। लोकसभा चाहे तो इनको एक्सेप्ट करे या फिर इनको रिजेक्ट करे, या उनकी जैसी मर्जी है वैसा। और फिर इसके बाद में ये बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास में, और प्रेसिडेंट के पास में यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, इधर एक्सेप्ट द बिल और विदहोल्ड द एसेंट। ठीक है, या तो गिव द एसेंट या फिर विदहोल्ड द एसेंट, बट प्रेसिडेंट इस केस में रिटर्न नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में रिटर्न नहीं कर सकता और मनी बिल में रिटर्न नहीं कर सकता प्रेसिडेंट, बाकी फाइनेंशियल बिल में एंड ऑर्डिनरी बिल में रिटर्न किया जा सकता है। ये मनी बिल की खास बात है। बाकी अगर और कुछ फैक्ट्स हम लोग देखें तो फाइन्स, पेनल्टीज एंड फीस अगर आप लोग लेते हो तो उसको आपने
मनी बिल नहीं कंसिडर करना चाहिए। कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इसका सर्टिफिकेशन स्पीकर द्वारा करना होता है। अगर डाउट है, अब जैसे आधार बिल जब लाया गया था तो उसमें कुछ लोगों ने कहा था कि इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मनी बिल, रादर इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ फाइनेंशियल बिल। तो अगर ऐसा कोई डाउट है तो स्पीकर्स डिसीजन विल बी फाइनल, स्पीकर जो कहेंगे वो फाइनल होगा, और ऐसी किसी डिसीजन को किसी कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। मनी बिल को लेकर के अगर कोई मतभेद है लोकसभा या राज्यसभा में तो कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। अगर ये डिफीट हो जाता है लोकसभा में, क्योंकि मनी बिल अगर डिफीट हो गया लोकसभा में, इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है इट डज नॉट एंजॉय द मेजोरिटी, और इसको अब आप रिजाइन करने के लिए भी बोल सकते हो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द बिल। ये कुछ मनी बिल की खास बातें हैं, इनको एज इट इज आप लोग रट लीजिए। वैसे तो समझा दिया है मैंने, बट ये आप एज इट इज रट लीजिए, इन्हीं के बेसिस पर क्वेश्चन मनी बिल को लेकर के आएगा। तो गाइज ये हुआ हमारा मनी बिल। अब हम लोग चलते हैं फाइनेंशियल बिल्स की तरफ में। फाइनेंशियल बिल्स की क्या खास बात है? फाइनेंशियल बिल की अगर हम लोग बात करें तो देखो, एक फाइनेंशियल बिल की जनरल डेफिनेशन देखते हैं और एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया। तो क्या है, कहीं कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन अपना अलग से उसको इंटरप्रेट करता है। तो एक फाइनेंशियल बिल जनरल उसकी डेफिनेशन है कि एनी बिल दैट रिलेट्स टू रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर इज अ फाइनेंशियल बिल। कोई भी बिल जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से डील करता है। इसका मतलब सर क्या हम लोग मनी बिल को भी एक फाइनेंशियल बिल बोल सकते हैं? बिल्कुल यस। इसके लिए एक प्रॉपर इन लोगों ने आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 117, जो फाइनेंशियल बिल से डील करता है। तो सिंपल बात है। तो अब इसमें से फिर डिफरेंशिएट कैसे करें? जितने भी आपके फाइनेंशियल बिल है उसमें से एक बिल ऐसा जो आर्टिकल नंबर 110 में मेंशन चीजों को रेफर करता हो, उसको हम लोग मनी बिल कहेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा आर्टिकल नंबर 117 अलग से फाइनेंशियल बिल से डील करता है। ये सिंपल सी एक बात कहता है कि फाइनेंशियल बिल उस बिल को कहा जाएगा जिसके अंदर में मनी बिल में लिखी हुई जो प्रोविजंस है, यानी कि एक्सपेंडिचर, यानी कि अगेन आप लोग क्या कहते हैं, टैक्स वगैरह लगाओगे, उसके अलावा भी अदर कुछ प्रोविजंस अगर लिखी हैं तो उसको हम लोग कहेंगे फाइनेंशियल बिल। तो अ बिल दैट कंटेन सम प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर एंड एडिशनली कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू एनी अदर मैटर। तो अगर और कोई मैटर का भी है तो उसको हम लोग फाइनेंशियल बिल कहेंगे। नॉट ओनली टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर बट ऑल्सो अदर मैटर, फॉर एग्जाम्पल कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट। तो ये किस लिए बनाया गया था? तो हुआ क्या कि हम लोग पेड़ जब काटते हैं तो पेड़ काटने के बाद में आपको उसका एक कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन पैसा देना पड़ता है, उसका एक आपको पेनल्टी देना पड़ता है। ये जो आपने पैसा जो दिया है कंपनसेशन के लिए, एक फंड में जाता है, और उस फंड को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा, उसको कैसे कैसे ऑपरेट करना है, उसके लिए जो बिल लेकर के आया गए थे, तो उसका नाम था कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड ऑफ फंड एक्ट ऑफ 2016। ये पैसे से तो डील करता है, बट मेजरली किससे डील करता है कि कौन कौन सी अफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज अलाउड है, कौन सी नहीं है, उसके बाद में इसमें कौन से बोर्ड्स बनाने हैं, कैसे अफॉरेस्टेशन की एक्टिविटीज लेनी है, मेजरली उन सब प्रोविजन से डील करता है। तो ऐसी प्रोविजंस के लिए ऐसे बिल को फाइनेंशियल बिल कहा जाएगा। और फाइनेंशियल बिल सिर्फ 2 महीनों में मनी बिल जैसा है और बाकी सब महीनों में मोटा मोटी ऑर्डिनरी बिल जैसा ही है। तो फाइनेंशियल बिल जो है वो 2 महीनों में कहां पर सेम है मनी बिल के? एक, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, और दूसरा है इट कैन ओनली मतलब इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, दैट्स इट। मतलब आप सिर्फ लोकसभा में ही ला सकते हो और प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जो है वो आपको चाहिए, बट बाकी सब रिस्पेक्ट में इट इज सेम एज दैट ऑफ ऑर्डिनरी बिल। इसका मतलब है राज्यसभा गेट्स पावर, इसमें वो अमेंडमेंट कर सकते हैं, वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, और वो उसको लेकर के बैठ भी सकते हैं। इसका मतलब है कि इसमें जॉइंट सिटिंग भी होगी और प्रेसिडेंट जो है वो इस बिल को रिटर्न भी कर सकता है। क्या? आंसर इज यस। तो गाइस ये है फाइनेंशियल बिल के अलग अलग कंसेप्ट। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने ये सारे कंसेप्ट, तो अब हमारे सारे कंसेप्ट हो गए हैं बिल्स को लेकर के, चाहे वो मनी बिल हो, फाइनेंशियल बिल हो, या फिर और भी आपके कोई भी बिल हो। अब हम लोग चलते हैं और ये जो पीवाईक्यूज थे इनको फट एक बार देख लेते हैं कि ये पीवाईक्यूज हमारे क्या कहते हैं। तो 2015 का 2013 है, एक्चुअली ये 2013 है, सॉरी ये 2013 है कि 2013 का सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट विल फॉलो इफ अ मनी बिल इज सब्सटैंशियली अमेंडेड बाय राज्यसभा। राज्यसभा अगर मनी बिल को अमेंड करती है तो क्या होगा? उत्तर देखिए आप लोग सब फटाक से, इसका क्या आना चाहिए?
Lok Sabha cannot consider the bill further? No. Lok Sabha may send the bill to Rajya Sabha for reconsideration? No. The president may call joint sitting? No. Answer is A. ठीक है, the Lok Sabha may still proceed with the bill accepting or not accepting the recommendations of Rajya Sabha. Second question 2015 का, ठीक है, राज्य सभा हैज नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल, गलत स्टेटमेंट। 1 गया मतलब आपका गेम ही ओवर हो गया है, 2 and 3 ऑटोमेटिकली करेक्ट होंगे। उत्तर इसका आएगा सी। राज्यसभा कैनॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स, आंसर इज यस। राज्यसभा कैनॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आंसर इज राज्यसभा हैज नो पावर ईदर टू रिजेक्ट, सॉरी, ये थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दी, इसमें ढंग से पढ़ो। राज्यसभा हैज नो पावर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द अमेंडमेंट बिल, मनी बिल, आंसर इज यस, उनके पास की पावर नहीं है। राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है, एक्चुअली 3 वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा और उत्तर आपका आएगा 1 and 2, बी विल बी द करेक्ट। ओके, राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, आंसर इज यस, एंड मनी बिल भी उस पे उन लोग जो है अमेंड या रिजेक्ट उसको नहीं कर सकते हैं, तो बी उत्तर आएगा। एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। अब हम आते हैं एक अगला क्वेश्चन जो कि था 2018 को लेकर के, कि रिगार्डिंग मनी बिल कौन सा स्टेटमेंट सही है, कि कौन से बिल को मनी बिल कहा जाएगा। अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स, तो इसमें से नॉट करेक्ट क्या है, मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस रिलेटिंग टू इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन ऑफ टैक्सेस, आंसर इज ट्रू। मनी बिल हैज प्रोविजन फॉर कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आंसर इज यस। अब मनी बिल इज कंसर्न विद अप्रोप्रिएशन फ्रॉम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है, ठीक है। मनी बिल डील्स विद रेगुलेशन और बोरोविंग ऑफ मनी और गिविंग एनी गारंटी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आंसर इज यस। सी वाला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर आप आर्टिकल नंबर 110 अगर ढंग से पढ़ो तो एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड की बात ही नहीं होती है। एप्रोप्रिएशन कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट, इनमें से बात ही नहीं होती है। जो भी होती है एप्रोप्रिएशन वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होती है। मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा इसका उत्तर, ताकि आप लोगों को ये वाली चीज जो है समझ में आए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको कि एप्रोप्रिएशन नॉट पॉसिबल। देखो यहाँ पे लिखा है एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कहां से नहीं है, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट नहीं लिखा है यहाँ पर, तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है वो सी उसका उत्तर आया। तो गाइज ये सब थे हमारे मनी बिल, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और बाकी के सारे हमारे अलग अलग फंड। अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी तैयारी शानदार हो, जबरदस्त हो, जिंदाबाद हो, तो अनअकैडमी के समाधान ज्वाइन कीजिए। इनमें ये सारे आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएंगे। इनफैक्ट हम लोगों की अलग अलग बैचेस शुरू हो रही है इंग्लिश में इसमें आप लोग जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ पा पाओगे मात्र 25,000 में, और कोड जो आपको यूज करना है वो है अरविंदा, एक ही कोड, और आपके सारे प्रॉब्लम्स के हल आपको मिल जाएंगे। देन 9 जून को जीएस और सीसैट का हम लोग एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट रख रहे हैं, जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। 1 रुपए में, मात्र 1 रुपए में हम लोग हमारी जितनी भी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है वो सबके लिए अवेलेबल करवा करके दे रहे हैं। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट सीसैट को मिस मत कीजिएगा। अगर अभी भी चाहते हो तो आप लोग सिर्फ 2000 रुपए में सीसैट पा सकते हो अनअकैडमी पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद, जय भारत, और कमेंट में जरूर बताओ कि अगला वीडियो किस चीज पर बनाया जाए। लाइक करना भूलना मत। बाय बाय।